गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लाल रंग की लकड़ी के दरवाजे, भर भरा आंगन और चारों तरफ फैला वही बेशकीमती खेत जो पीढ़ियों से परिवार का गुजर बसर चला रहा था। उस हवेली का नाम ही था ठिकाना। ठिकाना के एक छोर पर एक पेड़ों की श्रृंखला थी जो बरसों से घर की शान बनी हुई थी। गांव के लोग उसे आदर से देखते थे। लेकिन ठिकाना में आज शोर शराबा सिर्फ हवेली के कमरों में नहीं था। ये शोर अब कानून की गूंज बनकर अदालत की दीवारों तक पहुंच चुका था। ये विवाद तब शुरू हुआ जब गांव के सबसे बड़े बेटों में से एक अरविंद की अचानक मृत्यु हो गई। अरविंद न केवल गांव में इज्जत का नाम था, बल्कि उसने अपनी मेहनत से घर, खेत और व्यापार सब संभाला था। उसकी मौत ने परिवार को झकझोर दिया। न केवल दुख, बल्कि एक सवाल भी छोड़ गया कि उसकी संपत्ति का क्या होगा। अरविंद के पीछे कोई संपूर्ण लिखित वसीयत नहीं थी। उसके पिता पहले ही नहीं रहे थे और माँ सावित्री बुढ़ापे में अकेली थीं। 4 भाई बहन थे, 2 बहनें रेखा और नीलम, एक छोटा भाई मोहन और अरविंद खुद। मोहन शहर में नौकरी करता था, रेखा छोटी थी और गांव के कामों में हाथ बटाती। नीलम शादी कर गांव के बाहर रहती थी। अरविंद के मरते ही परिवार के बड़ी चाचाओं ने आकर कहा कि संपत्ति पुरुषों के अधिकार में रहेगी और मोहन को प्रबंधन सौंप दिया जाए। बहनों से कोई सलाह नहीं ली गई और न ही उन्हें बताया गया कि घर के दस्तावेज किसके पास हैं। रेखा और नीलम को ये सहज नहीं लगा। उनका कहना था, हम उसी घर में पली बढ़ी हैं, हमारी माँ ने हमें यहीं पाला, हमने उसी खेत में मेहनत की, संपत्ति सिर्फ पुरुषों की चीज क्यों होगी। पर गांव की पुरानी सोच और कानूनी जटिलताएं उनके सामने दीवार की तरह खड़ी थीं। अंततः बहनों ने फैसला किया, दिखावे के डर, उजड़ होने के भय को दरकिनार कर कानून का सहारा लेने का। रेखा ने मोहन से कहा, भाई जी चलो कोर्ट तक जाते हैं, हमें अपना हक चाहिए। मोहन पहले हिचका, पर माँ की आंसुओं और बहनों के आग्रह के बीच वो भी उनके साथ खड़ा हुआ। केस चला, अनावरित हवेली एवं अन्य संपत्ति में भाग आवेदन। कानून की खिड़कियां बड़ी छोटी छोटी लगती थीं। गांव वालों ने कहा, क्या फायदा बहनों को कोर्ट में, हार ही होगी। पर रेखा ने हार माना नहीं। उसने एक युवा वकील अनिकेत को चुना, एक ऐसा वकील जो शहर से आया था, आंखों में विश्वास और बातें होठों पर कम, दिमाग में जज्बा ज्यादा। अनिकेत ने कानूनी कागजात, शादी पत्र, कर रसीद और गांव के लोगों से बयान बुलाया और यही सब प्रमाण बनकर अदालत में पेश हुए। अदालत के दिन थे। हर खुला मामला अपने साथ लोगों की उम्मीदें और शक लेकर आता था। बड़ा सा अदालत घर भर गया था। पक्ष विपक्ष के वकील, चचेरे रिश्तेदार, गांव के लोग और मीडिया के कुछ प्रतिनिधि सब इसी सुनवाई के गवाह बन गए थे। जज साहिबा माननीय सायना वर्मा ककड़ी सी टेढ़ी मुस्कान और आंखों में अनिश्चित विचार लेकर बेंच पर बैठी थी। वे शहर की जानी मानी जज थीं, पर गांव का ये मामला उनके लिए भी नया था, न केवल कानूनी जटिलता में बल्कि मानवीय चुनौती में भी। पहला दिन आया और बहनों की दलील शुरू हुई। अनिकेत ने कहा, माननीय जज साहिबा, ये केवल कागज नहीं, ये न्याय का सवाल है। रेखा और नीलम ने उसी घर में अपनी जवानी बिताई है, उनका हक अनादरित नहीं किया जा सकता। घर के कई हिस्से पर वे पिछले 20 साल से काम करती आई हैं। हूबहू कागजात नहीं होने के बावजूद न्याय में धर्म और नैतिकता का भी स्थान है। उसने आगे गांव के उन लोगों को गवाही के लिए बुलाया जो जानते थे कि कैसे अरविंद ने उनके साथ व्यवहार किया था, किस तरह उसने उनकी पढ़ाई, उनकी शादी और माँ की देखभाल का जिम्मा लिया था। पर कागजात के अभाव में विरोधी पक्ष ने कहा कि कानून में दावा और नैतिक दायित्व अलग चीज है। दूसरा पक्ष, अरविंद के चाचा और रिश्तेदार ने जोर दिया कि परंपरा और परिवार के संरक्षण के कारण संपत्ति पुरुषों के संरक्षण के लिए होनी चाहिए। ये गांव की चलन है। उन्होंने कहा, बेटियां शादी करने के बाद अलग चली जाती हैं, संपत्ति घर में रहने वाले पुरुष संभालते हैं। उनकी आवाज में वो पुराना तर्क था जिसे रेखा और नीलम हर रोज सुनती आई थीं। सुनवाई के बीच में अदालत में एक मोड़ आया जो किसी ने सोचा नहीं था। जज सायना ने दोनों पक्षों से कहा, कागज, गवाही और परंपरा के अलावा एक सवाल और भी है। क्या समाज ने ऐसे नियम बनाए कि वे इंसानों के जीवन को अनदेखा कर देते हैं? क्या न्याय केवल कागजी दस्तावेज है या इसका कोई मानवीय विधान भी होना चाहिए? उनकी ये बात सुनकर कोर्ट में एक हल्की सी खनक हुई। लोगों ने धीरे से सर हिलाया। कुछ को यकीन नहीं हुआ कि जज इतनी प्रत्यक्ष भावनात्मक भाषा का प्रयोग करेंगी। रेखा की गवाही बहुत सरल और मजबूत थी। उसने आंसू रोकते हुए बताया कि कैसे माँ ने रात दिन काम किया, कैसे उसे और नीलम को पढ़ाया लिखाया गया, कैसे अरविंद ने उनकी जरूरतों को पूरा किया। उसने कहा, हमने कभी पैसों के लिए चिल्लाया नहीं, पर आज हम अपने अस्तित्व संवारने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीलम ने कहा कि शादी के बाद भी उसकी माँ के पास लौटने की वजह यही घर था, कि अगर जरूरत पड़ी तो कहाँ जाएगी। मोहन ने भी माना,
कि शुरुआत में उसने अज्ञानता में अपना पक्ष लिया, पर अब वो माँ और बहनों के साथ है। पर दस्तावेजी साक्ष्य का तात्पर्य अदालत के पन्नों पर भारी था। चाचाओं ने पुराने करपत्र और जमीन की पंजी दिखाकर कहा कि मालिकाना अधिकार उनके परिवार के पुरुष सदस्यों के नाम पे रहा है। केस पलटता नजर आया। कानून की भाषाएं बार बार दोहराई जा रही थीं, पर जनता की आंखों में उम्मीद बसी थी कि न्याय किसी तरह मानवीय मापदंडों से भी आकेगा। सुनवाई के तीसरे दिन जज साइना ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। वे सबूतों की विस्तृत सूची, गवाहों के बयानों और पारंपरिक तर्कों के अलावा सामाजिक नीतियों पर चर्चा करने लगी। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि वह कानून के अक्षरों का पालन करेंगे, पर साथ ही कानून की आत्मा को भी ध्यान में रखेंगी। कोर्टरूम में लोगों ने सोचा, पर इसका अर्थ क्या? कैसे कोई जज पारंपरिक कागजातों को पीछे रखकर एक नया मानदंड तय कर सकती है? फैसले का दिन आया। जज साइना की चेहरा भंगिमा गंभीर थी, पर उनकी आवाज में कैसा गूढ़ आत्मविश्वास था कि हर शब्द का असर कोर्टरूम पर भारी पड़े। लोगों ने सांस रोकी, कैमरे की बत्ती चमकी और कोर्ट सचिव ने बड़े कागज पर उनको आदेश पढ़ने के लिए दिया। जज साइना ने कहा, ये केवल संपत्ति का मामला नहीं है। उन्होंने निहायत ही सीधे शब्दों में कहा, ये मानवीय गरिमा और समानता का सवाल है। जब कोई परिवार मिलकर जीवन बिता रहा हो, जब बहनें, माँ, भाई सबने मिलकर घर बसाया हो, तो कुछ स्वाभाविक अधिकार सिर्फ कुछ के प्लेट पर नहीं ठहर सकते। इतिहास में हमने देखा है कि परंपरा अक्सर न्याय का बहाना बन जाती है, पर मेरा फर्ज है कि मैं कानूनी विवेचना करते हुए सामाजिक नकारात्मकताओं का भी समाधान ढूंढूं। उनकी ये बात सुनकर कोर्ट में हलचल मची, पर असली चौंकाने वाला निर्णय आगे था। जज ने अपने पूरे आदेश में ये निर्देश दिया, संपत्ति का संभाग, इक्वल पार्टीशन। हवेली और जुड़े खेतों सहित इस संपत्ति को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाए। अरविंद के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मोहन एक हिस्सा रखेगा, पर बाकी 3 हिस्से एक एक करके सावित्री यानी माँ, रेखा और नीलम तीनों के नाम कर दिए जाएं। परिवर्ती प्रशासन, ट्रांजिशनल ट्रस्ट। चूंकि संपत्ति का तत्काल बंटवारा गांव के सामूहिक जीवन पर असर डाल सकता था, जज ने निर्देश दिया कि संपत्ति को एक पारिवारिक हित ट्रस्ट के अंतर्गत रखा जाए, जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी। ट्रस्ट का प्रबंधन एक स्वतंत्र प्रशासक यानी कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, जो हर निर्णय में पारदर्शिता और गौरव बनाए रखेगा। सामाजिक उत्तरदायित्व। ट्रस्ट से कुछ हिस्सा किसी कमर्शियल उपयोग के लाभ से गांव के विकास के लिए, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा और माताओं के स्वास्थ्य हेतु आरक्षित किया जाए। जवाबदारिता बाध्यता। यदि किसी पक्ष द्वारा संपत्ति पर दबाव या अवैध कब्जा किया गया, तो उसे दंड और पुनर्स्थापना के साथ साथ अतिरिक्त मुआवजा देना पड़ेगा। नैतिक निर्देश। जज ने आदेश में लिखा कि न्याय केवल कानून तक सीमित नहीं, ये समाज सुधार का भी माध्यम है। उन्होंने अदालत में उपस्थित लोगों को ये याद दिलाया कि ये एक ऐसा फैसला है जो समानता की मिसाल होगा और इसे किसी राजनीतिक या पारिवारिक लाभ के लिए बदला नहीं जाना चाहिए। जब जज साहब ने ये आदेश पढ़ा तो पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया, न केवल इसलिए कि ये एक कानूनी आदेश था, बल्कि इसलिए कि ये सामाजिक ऐलान भी था। चाचा और विरोधी पक्ष के वकील आपस में देखे। उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे, किसी के होठों पर क्रोध, किसी के चेहरे पर स्वीकार्यता। मोहन और माँ की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू राहत के थे, क्योंकि न्याय ने उनके अस्तित्व को मान लिया था। रेखा और नीलम ने एक दूसरे की हथेली थामी। दोनों के कंधों पर दशकों का बोझ हल्का हुआ था। आदेश के बाद का माहौल विचित्र था। गांव के कुछ लोग बोले, कानून ने नई नजर डाली है। कुछ ने आलोचना की, क्यों परंपरा को तोड़ दिया गया। पर समय ने दिखाया कि न्याय समाज का शिक्षक भी बन सकता है। आदेश से 2 साल का प्रशासनिक अंतराल आया। उस दौरान ट्रस्ट का प्रशासक आया, जिसने खेतों की पैदावार का लेखा जोखा रखा, हवेली की मरम्मत कराई और गांव के लिए कुछ सामाजिक योजनाएं लागू की, जैसे कि एक स्कूल के लिए कोष का योगदान और महिलाओं के लिए एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र। हवेली के नए मालिक के रूप में रेखा ने पहले सप्ताहों में निर्णय लिया कि खेतों का एक हिस्सा महिलाओं की सहकारी समितियों को दिया जाए, ताकि वे मिलकर अपनी आजीविका चला सकें। नीलम ने हिम्मत करके शहर से अपनी बेटी को गांव के स्कूल में दाखिला कराया, ताकि अगली पीढ़ी गांव की जड़ें ना छोड़ दे। माँ सावित्री का चेहरा शांति से भरा था। उसने कहा कि ये फैसला मेरे जीवन की सबसे बड़ी राहत है। अब मुझे डर नहीं कि मेरी बेटियां अकेले पड़ जाएंगी। 2 साल बाद ट्रस्ट की अवधि समाप्त हुई और संपत्ति का कानूनी बंटवारा करार पक्का हुआ। समाज में उस फैसले का असर धीरे धीरे फैलने लगा। गांव के लोग, जो पहले छोटे छोटे भेदभाव को सामान्य मान लेते थे, अब सवाल करने लगे कि क्या हर नियम वाजिब है। कई युवा लड़कियां पढ़ने लिखने लगी और गांव के अंदर और बाहर से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। रेखा और नीलम ने मिलकर एक छोटी सी संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य था महिला आजीविका और शिक्षा, और उस संस्था ने हवेली के एक हिस्से में सिलाई केंद्र और शिक्षा कक्ष खोला। मोहन ने अपनी नौकरी का कुछ हिस्सा गांव के छोटे व्यवसायों में निवेश कर दिया।
ताकि परिवार का आर्थिक जीवन मजबूत हो सके। लेकिन कहानी सिर्फ संपत्ति के बंटवारे की नहीं रही, ये एक बड़ा सामाजिक पैमाना बन गया। जज साइना के आदेश की भाषा और न्याय में मानवीय विचारों का मिश्रण कई न्यायालयों और सामाजिक मंचों पर चर्चा का विषय बना। कुछ आलोचक हुए, पर अधिकांश ने इसे साहसिक और संतुलित कदम कहा, क्योंकि जिसने भी देखा उसने समझा कि यहाँ सिर्फ जमीन नहीं बांटी गई, एक पीढ़ी के मन में विश्वास बांटा गया। कहानी का असली असर तब हुआ जब रेखा के छोटे से प्रशिक्षण केंद्र से पहली बार कुछ लड़कियों ने गांव के बाहर नौकरी पाई। उनके माँ बाप ने आंखों में गर्व और दिल में एक नई उम्मीद देखी। गांव की गलियों में अब बच्चों की हंसी गूंजने लगी और वो ठिकाना जो कभी विभाजन का प्रतीक था, अब एक नए अर्थ में बदल चुका था। यहाँ से आजादी की एक नई कहानी निकल रही थी। रातों में जब हवेली की बैल्कनी से रेखा समुद्र सा फैला अंधेरा देखती तो उसे याद आता वो कोर्टरूम की वो घड़ी जब जज साहब ने आदेश पढ़ा था और पूरा हॉल सन्न हो गया था। उसे याद आता कि कैसे एक अदालत की जुबान ने गांव के नजरों को बदल डाला। पर रेखा जानती थी कि न्याय सिर्फ आदेश देकर पूरा नहीं होता, इसके साथ जिम्मेदारी आती है। इसलिए उसने और नीलम ने मिलकर गांव में एक समिति बनाई जो संपत्ति के प्रबंधन, पारिवारिक मेलजोल और सामाजिक योजनाओं की देखभाल करेगी, ताकि कभी भी किसी को भुलाया ना जाए। कई सालों बाद जब गांव के बच्चे बड़े हुए और नई पीढ़ी ने शिक्षा पाई, तब लोगों ने वो दिन याद किया जब बहनों ने हक मांगा था। वे कहते, एक दिन कुछ लोगों ने हिम्मत की और अदालत चले गए। न्याय ने भी हिम्मत दिखाई और बदलाव आ गया। उन कहानियों में जज साइना का नाम वैसे ही लिया जाता रहा जैसे किसी किस्से की मशाल। वो जज जिसने ऑर्डर का फैसला सुनाया था। लोग अक्सर उसे साहसिक कहते। कहानी का अंतिम दृश्य उस हवेली के आंगन में था, जहां बचपन के पुराने खेलों की गूंज अब नए स्वर में बदली हुई थी। रेखा, नीलम, मोहन और उनकी माँ एक साथ चाय पी रहे थे। थके हुए दिन के बाद खुशी की शांति सर पर छाई हुई थी। किसी ने चुटकी में कहा, हमने जीत हासिल कर ली। रेखा मुस्कुराई और बोली, ये जीत सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये हमारे गांव के हर उस चेहरे के लिए है जिसे कभी किसी ने अनदेखा किया। जीत सिर्फ जमीन की नहीं, सम्मान की है। और हवेली की वही पुरानी दीवारों ने धीरे से ये वचन लिया कि अब इस घर में सिर्फ परिवार ही नहीं, न्याय और समानता की भी जड़ें होंगी। कई लोग कहेंगे कि यह सिर्फ एक कहानी है, पर जिन लोगों ने उस अदालत को देखा था, उन्होंने जाना कि किसी फैसले की गूंज कितनी गहरी हो सकती है। और एक दिन एक सच्चा फैसला पूरे शहर या गांव की सोच बदल देता है। जस्टिस की परिभाषा बदलती है कभी कभी।